तो भाई आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ के साथ आपकी वेटेज भी अच्छी खासी रखता है ये, ठीक है। तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लंबी रहती है, तो बहुत ध्यान से समझना होगा। बाकी थ्योरी वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहले समझते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या वजह थी। आपने बचपन में कई सारी क्लासेस में पढ़ा होगा, 6 में, 7th में, 8th में, कि भाई कोई भी चीज़ अगर ऊपर से छोड़ी जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, गिरती आकर टूवर्ड्स दी ग्राउंड या फिर टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसी एक थ्योरी है या स्टोरी है कि भाई जो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे वो बैठे हुए थे एप्पल के पेड़ के नीचे, ठीक है, और एक एप्पल जाकर इनके पास गिरा और इनके माइंड में ये आया कि भाई ये जो एप्पल है वो आके नीचे ही क्यों गिरा। ये एप्पल लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता था, ये एप्पल राइट हैंड साइड में भी जा सकता था, ये एप्पल ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया। और यहीं से दिमाग में इनके एक क्वेश्चन आया कि भाई कुछ तो है जो ये एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, और वो फोर्स कौन सी निकली, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपके लिए एक चैप्टर तैयार हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी दुआ करते हैं कि भाई वो काश एप्पल इनके सर पे गिर जाता और इनकी क्या हो जाती, समझ गए ना, और इनकी आत्मा निकल के आसमान में चली जाती और हम खुश हो जाते, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर कम हो जाता। लेकिन ऐसे गलत थॉट दिमाग में नहीं लेकर आने हैं भाई, इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरीज की और उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, आते हैं अपनी ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। ग्रेविटेशन बोलूंगा या ग्रेविटी बोलूंगा, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। समझिए जरा, हमें यह लगता है कि कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिर रही है वो क्या होती है, ग्रेविटेशन, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। दुनिया में कोई भी दो चीजें, जैसे कि ये मेरे पास रिमोट है और ये मार्कर है, ये इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरे बीच में और इस पैनल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरे बीच में और ये वॉल जो है इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ये कहती है एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब अर्थ नहीं, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, वो चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। इधर ध्यान दो, ठीक है। सो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखती है। तो ये जो सन है, ये जो बहुत बड़ा सन होता है, सन जो है बहुत बड़ा है, तो सन के बीच में और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये होल्ड रहते हैं। अदरवाइज क्या होता भाई, जुपिटर निकल के कहीं और चला जाता, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्ट्स मे बी टेरेस्ट्रियल विच आर ऑन द अर्थ। टेरेस्ट्रियल वाले कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है भाई, सेलेस्टियल, वो कौन से होते हैं, जो हमारे आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ आ रही बात है नहीं? तो चाहे हमारे ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो या स्पेस में हो, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज आप इन प्लैनेट्स की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो लीव्स गिरती हैं वो हमेशा आकर ग्राउंड पे गिरती हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स को क्या कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब ये बात आती है भाई, अर्थ भी तो जा सकता था इन लीव्स के पास में, ये लीव्स ही क्यों आ रही हैं अर्थ के पास में, है ना। ये वाटरफॉल आप देखते हो हमेशा नीचे की ही तरफ क्यों होता है। वाटर ऐसे हवा में भी तो सीधे भी तो जा सकता था, ऐसे फोर्स आ रही है, ऐसे सीधे चला जाता वाटर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भाई यहां पर मैटर करता है साइज। जो हमारे लीव्स का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है और हमारा जो अर्थ है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं
वो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे समझिए, ये समझ लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे पास छोटी सी एक मैग्नेट है। आपको क्या लगता है, ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी या छोटी वाली मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी? छोटी वाली। ये कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकली भी समझोगे आगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि छोटी चीज़ जो है वो बड़ी वाली चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ऐसा ही आप सेम देख सकते हो बॉल, जब भी हम कोई क्रिकेट बॉल या फुटबॉल ऊपर जाती है वो अपने आप नीचे आ जाती है, वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। या फिर कोई भी इंसान कभी भी गिरता है, जंप करता है, तो आके हमेशा किस पे गिरेगा? ग्राउंड पे। तो इन सारी चीज़ों में कौन इन्वॉल्व है? ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। और स्पेस में आप जाते हो, स्पेस में आपको अट्रैक्शन देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही बात है? नहीं, उस केस में अगर आप जाओगे तो आपका वेट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होगी। बट जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, उन प्लैनेट्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फील की जा सकती है, देखी जा सकती है फोर्स। बट यहां पर जो अदर प्लैनेट्स और इस इंसान के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा वीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो याद रखना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। जैसे कि हम देखो मैग्नेट्स वगैरह में देखते हैं, कुछ चीजें क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, मतलब पोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सिमिलर पोल्स होंगे तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज नेवर रिपल्सिव फोर्स। समझ आ रही बात? यानी रिपल्सिव मतलब रिपल्शन। अब समझिए जरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? जैसे कि आपने बाइक देखी होगी, बाइक जब हमारे कोई सर्कुलर ट्रैक आ जाता है तो बाइक जो है, हम जब घूम रहे होते हैं किसी फ्लाईओवर पे, तो वो हमारी बाइक क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, झुक जाती है, नहीं झुक जाती है। तो इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहां पर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसा ही होता है, मान लीजिए यह है हमारा सन और यह है हमारा अर्थ, तो अर्थ जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे, वैसे हमें पता है एलिप्टिकल शेप पर ट्रेवल करता है। अभी आगे आप, वो डिलीट हो गया है यहाँ से टॉपिक, इस सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है। अदरवाइज कैप्लर्स लॉ एक टॉपिक होता है जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं, एलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। ये एलिप्स क्या होता है? मान लीजिए ये है सर्कल, ये है मान लीजिए सर्कल, और ये क्या है? एलिप्टिकल से। ओवल शेप जो होती है ना, एग वाली शेप, वो होती है एलिप्टिकल शेप। खैर, अभी आप थोड़ी देर के लिए सेंटर मानकर चलिए, तो यहां पर एक फोर्स लगती है इस अर्थ के ऊपर टुवर्ड्स दी सन, और यही फोर्स जो है वो इसको रोटेट करने में हेल्प करती है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारा अर्थ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये बीच वाला क्या है? अर्थ, ठीक है। तो हमारे अर्थ से जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती हैं वो यहां पर छोड़ी जाती हैं, और यहां पर एक एक्सेलरेटेड मोशन लगा दिया जाता है। तो जैसे ही एक्सेलरेटेड मोशन लगाया जाता है वो सर्कुलर पाथ पे सैटेलाइट्स वगैरह मूव करने लगते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ पे एक फोर्स लगती रहती है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सैटेलाइट्स वगैरह को भी लॉन्च किया जाता है। समझ आ रही बात? यानी आप समझिए जरा, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है एटम्स में। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, तो इसकी तरफ क्या मूव करते रहते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। भाई ये बीच में न्यूक्लियस है और ये है हमारी क्या? ऑर्बिट्स। अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगती है, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी ही लगेगी, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है किसमें यूज, मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है कौन, मून। तो मून के ऊपर भी कैसी फोर्स लग रही है, ये देखो बाइक, जब हम बाइक किसी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, चाहे वो नॉर्मल रोड हो या फिर कोई फ्लाईओवर वगैरह हो, तो हम कैसे मूव कर जाते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है वो बेंड हो जाती है, समझ गए। और इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है न्यूटन का लॉ, वो ये कहते हैं भाई कोई भी एक दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो भाई इसका मास मान लीजिए m1 है, m1 kg, इसका मास है m2 kg, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r मीटर है। r मीटर, डिस्टेंस क्या है, r मीटर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, भाई ये ऑब्जेक्ट इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कौन बताता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जरा समझिए क्या होता है वो, अभी सब समझा दूंगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या फंडा भाई, समझो जरा। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। अब अर्थ और मून की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और ये है हमारा सन। तो सन, ये है सन का सेंटर और ये है अर्थ का सेंटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है, या कैपिटल R मान लेते हैं। इसका मास मान लीजिए m1 और इसका मास मान लीजिए m2। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मासेस को मल्टीप्लाई कर दो और इनकी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो मास कितना ज्यादा है और दूसरी डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर कोई दो छोटी चीजें हैं, ठीक है, और पास पास में रखी हुई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं इसको उठाकर दूर कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही सेम केस अगर मैं बड़े बड़े दो ऑब्जेक्ट ले लूं, क्योंकि मासेस बढ़ गए हैं तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सन और अर्थ के बीच में भी है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून और अर्थ के बीच में भी है। बट यहां पर जरा देखो, अर्थ और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। भाई एक बात बताओ, लेकिन यहां पर क्योंकि अर्थ और मून पास पास में है डिस्टेंस की वजह से, तो मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जबकि साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सन और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी। बट यहां पर दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक तो मास और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ रही बात है नहीं? अब जरा समझो, तो ये जो पूरा का पूरा फंडा है, सोलर सिस्टम है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज अगर पास में है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर कोई चीज दूर है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जैसे प्लेनेट दूर होता चला जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहती है। साथ के साथ मास पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑब्जेक्ट छोटा है और जुपिटर बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि जुपिटर और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और इस प्लेनेट और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। क्यों? क्योंकि यहां पे साइजेस बहुत ज्यादा है, जो मास है वो बहुत ज्यादा है। समझ आ रही बात है नहीं? तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला मास और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ जी भाई, थके हुए? लेट कैसे हो गए?
अब जरा समझो भाई, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, या जो भी मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। अरे कहाँ गया भाई, आगे चला गया क्या? चलो पीछे आ जा। समझो, भाई यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r मीटर, इसका मास है मान लीजिए m1 kg, इसका मास है मान लीजिए m2 kg। तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये चीजें बढ़ने से ये भी चीज बढ़ जाएगी। अब अगर मैग्नेट छोटी छोटी हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर मैग्नेट बड़ी बड़ी हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि भाई अगर आप इसको पास में लेकर आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और अगर इसको आप दूर करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उल्टा होता है, मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मासेस बढ़ने से फोर्स भी बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। जब अपोजिट हो जाता है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही बात है? एनी कंफ्यूजन? देख लो भी, किसी बच्चे को लग रहा है तो। लेकिन बीच में देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का, इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्मॉल आर लेना, कैपिटल आर भी ले सकते हैं, बट कैपिटल आर जो है वो अलग चीजों के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, आपको पता है जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें इक्वल होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वल का साइन होता है। लेकिन यहां पर किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और इक्वालिटी का साइन आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? कांस्टेंट लग जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बताओ बात समझ आ रही है? तो ये जो साइन आया है, ये जो कांस्टेंट आया है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया सामने, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। और F क्या है हमारा? यहां पर F है फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि हमेशा अर्थ और मून ही हो, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा रिमोट और ये हमारा मार्कर भी हो सकता है। समझ आ रही बात है? नहीं तो ये हो गया हमारा m1 का मास और ये हो गया हमारा m2 का मास। m2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। और यहां पर r क्या है? r है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। समझ आ रही बात है? नहीं? अब भाई यहां पे पूछी जाती है एसआई यूनिट। क्या पूछी जाती है भाई? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बताओ जरा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूटन। और ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? न्यूटन जी ने दिया था। तो ऑब्वियसली उनके ऑनर में एसआई यूनिट क्या रखी गई? फोर्स की, न्यूटन। समझ आ रही बात है? नहीं? आगे बढ़े।
तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब वेयर जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इफ इट इज फाउंड द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। भाई जो जी की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। समझ आ रही बात है नहीं? अब जी की जो वैल्यू है वो बॉडी के मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा। मास की वैल्यू बढ़ जाए, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, जी की वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ आ रही बात या नहीं? डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, जी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ आ रही बात या नहीं? मीडियम इन विच द बॉडीज आर प्लेस्ड, अब ऑब्जेक्ट जो हैं वो पानी में रखे हुए हो, एयर में रखे हुए हो, गैसेस में रखे हुए हो या स्पेस पे रखे हुए हो, यहां पर मीडियम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, कि जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब जरा देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी जो हमने पढ़ा पीछे, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। समझ आ गई बात यानी? अच्छा, दिस इज बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मासेस। कोई भी चीज जिसका मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। समझ आ रही बात यानी? दीज बॉडी मे बी सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल, कोई भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो या ना हो। अब बात करते हैं भाई, ठीक है, अगर कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसकी कोई वैल्यू होगी। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। अगर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो भाई क्या है? जी की वैल्यू कुछ तो होगी भाई। जी की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 10 है क्या भाई? ठीक है, कांस्टेंट है, समझ आ गया। अगर कांस्टेंट है तो उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है वो बताइए, वो अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, समझो जरा। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट ए, इसका मास है m1, ये है ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? r मीटर, ये kg है। मासेस अगर ग्राम में दिए हुए हैं तो kg में चेंज करना पड़ेगा, अगर टन में दिया हुआ है तो kg में चेंज करना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यूनिट्स यही होनी चाहिए, kg एंड मीटर। तो भाई इसके बेसिस पे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा? G इज इक्वल टू m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अगर मैं यहां से G की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो ये देखो r जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r का स्क्वायर इधर चला जाएगा, और ये m1 और m2 इधर जाकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा? G की वैल्यू किसके इक्वल है? F r स्क्वायर ओवर, ये है G का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अलग से नहीं है, बस रीअरेंजमेंट है। देखो ना, फॉर्मूला वही है, बस चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है, तो कुछ नया नहीं है। समझ में आ रही बात है नहीं? बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो कई बार पूछ रहे थे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए। अब जरा देखो इसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ G इज, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, फोर्स ऊपर क्या है? फोर्स, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो क्या यहां पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ जी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नीचे इसका मास किस में है, केजी में, और इसका मास भी किस में है, केजी में, तो केजी इंटू केजी क्या आ जाएगा, केजी का स्क्वायर, तो डिवाइड में आ जाएगा केजी स्क्वायर। ऐसे लिखो, या इसी यूनिट को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी की पावर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आ रही बात है नहीं? तो 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसलिए आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। समझ गए? सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, मतलब जो बुक एकेडमी से प्रोवाइड की गई है उसमें लिखा हुआ है। अब जरा देखो, अब वो कह रहे हैं भाई ठीक है सबको समझ आ गया, लेकिन ये अब मुझे जी की वैल्यू बताओ। अभी हमने जी का फॉर्मूला देख लिया, उसकी SI यूनिट भी देख ली, उसका मतलब भी देख लिया, लेकिन अभी तक क्या क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर ये नहीं हुआ कि भाई जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। हाँ जी भाई, सिट प्रॉपरली। हाँ जी, उसकी वैल्यू क्या है वो देखनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है A और इसका मास है 1 kg। कितना kg? 1 kg। और ये क्या है, m1। एक और कोई ऑब्जेक्ट है B, इसका मास क्या है 1 kg। कितनी बात समझ आ रही है? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? हाँ जी भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। क्लियर हो गया? अब मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? G इज इक्वल टू, या फिर छोड़ो, चलो ठीक है, G इज इक्वल टू वॉट, F R स्क्वायर ओवर M1 M2, यही बताया था फॉर्मूला। अब आप मुझे ये बताओ, फोर्स को ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 कितना है 1 इंटू M2 भी क्या है 1। तो इस केस में G और F क्या आ गए? तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट ले लिए जाएं 1 kg के और उन दोनों के को रख दिया जाए 1 मीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे को कितनी दूर रख दिया जाए 1 मीटर, अब जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगी। और जब आप ऐसा करते हो तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू आती है, फोर्स जो आती है वो कितनी आती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भाई आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है और इसको सॉल्व करके ऐसे लिख देना है। समझ आ रही बात है नहीं? अब याद रखना, ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it acts along the line joining the centers of the masses between them। तो भाई अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस होती है। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, इन दोनों के सेंटर की तरफ होगी, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही बात या नहीं? आगे बढ़े।